हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो हम देखेंगे कि हम कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरीके से करेंगे। रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे दोस्तों। योजना का नाम है अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। ये योजना दोस्तों क्या है वो देख लेते हैं। योजना में दिनांक 9/10/24 से संशोधन उपरांत छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय सहायता हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिक व श्रमिक के 2 लड़के तथा लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई जारी रखने की कक्षा है 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। ITI डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लिए 10,000 रुपये। 11वीं-12वीं कक्षा के लिए 12,000 रुपये मिलेंगे छात्रवृत्ति के रूप में। सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए जो है 15,000 रुपये। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमे CAD फार्मेसी ANM GNM तथा अन्य अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के प्रत्येक वर्ष के लिए 15,000 रुपये। सभी प्रकार की इंजीनियरिंग डिग्री B फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए 20,000 रुपये। सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्रियों डिप्लोमो BSc नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए 20,000 रुपये। सभी प्रकार की मेडिकल डिग्रियों MBBS BDS BA MS आदि के प्रत्येक वर्ष के लिए 21,000 रुपये। अब दोस्तों अगर हम पात्रता की बात करें तो पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें हैं। इस योजना के लाभ हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जो है 31 दिसंबर के लिए जब 31 दिसंबर आएगी तभी आप जो है इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 31 दिसंबर से पहले आप इस योजना में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब दिसंबर का मंथ हो तब आप इस योजना में अप्लाई करेंगे। यदि श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था में भी छात्रवृत्ति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो यदि श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था से भी छात्रवृत्ति ले रहा है तो तब भी वो इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि वापस ले ली जाएगी। श्रमिकों के आश्रित बच्चे जो स्वयं रोजगार या नौकरी पर हैं वह इस स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं होते। श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। रीअपियर कंपार्टमेंट आने पर छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष की निर्धारित है। श्रमिक का मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक न हो। तो ये सभी टर्म एंड कंडीशन है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है गूगल पे लिखेंगे लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा या फिर लिखेंगे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए हमने लिख दिया है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट। जैसे ही आप गूगल पे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट लिखोगे आपके सामने देखिए इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आएगी। यहाँ पे देखिए जो पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने जो है इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आएगी। यहाँ पे आपको दोस्तों वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो है दोस्तों यूज़र ID डालनी है। यहाँ पे यूज़र नेम डालना है आपको। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। जो ये कैप्चा है उसको यहाँ डालना है और फिर जो है सबमिट कर देना है। तो हम जो है ये प्रोसेस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने जो है यहाँ पे यूज़र नाम डाल लिया है, यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, इस कैप्चा को हमने यहाँ डाल दिया। अब देखिए हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने सबमिट का बटन क्लिक किया दोस्तों हमारे सामने देखिए इस तरीके का स्क्रीन खुल कर आई है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है OTP लिखना है जो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। जो ये मोबाइल नंबर शो हो रहा है आपका मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा। उस OTP को आपको जो है यहाँ पे भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ गया, उस OTP को हमने यहाँ पे भर दिया। अब जो है हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। अब यहाँ पे आपकी जो है दोस्तों डिटेल्स होंगी। ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल की होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्कीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। तो अब जो है हम इस स्कीम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे ही दोस्तों आप स्कीम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो है नीचे जाना है आपको। ये आपको देखिए आपको जो है स्कीम जो शो हो रही है जिसके लिए हमें अप्लाई करना है वो नीचे है, तो हम जो है नीचे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमें जिस योजना के लिए अप्लाई करना था वो थी अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो हमें इस योजना के लिए अप्लाई करना था, तो हम ये योजना मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम व्यू डिटेल के ऑप्शन जो यहाँ पे शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो हम जो है व्यू डिटेल पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको स्कीम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कितने रुपये मिलेंगे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई मिलेगी। हम जो है नीचे चलते हैं। ये देखिए आपको किस क्लास में कितने रुपये मिलेंगे छात्रवृत्ति के रूप में, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड PPP वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी लिखी हुई मिलेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें जो है क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप शो होगा जिसमें लिखा होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर ए स्कीम डिटेल इन योर प्रोफाइल आर अपडेटेड थ्रू योर PPP फैमिली ID विद योर कंसेंट, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट इन्फॉर्मेशन। तो आप जो है यस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हम कर देते हैं। अब देखिए आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP पहुंच गया होगा दोस्तों। उस OTP को दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है जहाँ इंटर OTP लिखा हुआ है और क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुका है, उस OTP को हमने यहाँ पे भर दिया है। अब हम जो है क्लिक टू वेरीफाई पे जो है क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपकी स्कीम के बारे में लिखा है अंशदाता श्रमिकों के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ बेनिफिट फाइनेंशियल असिस्टेंस रुपीज़ 2000 मतलब ये है 21,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, contributor worker who should be on roll working with establishment at the time of applying for scheme। और देखिए मिनिमम 1 year लेंथ ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयज टोटल मेंबरशिप पीरियड इज 42 month टिल present। तो इस पर यही लिखा है दोस्तों, जो इसमें स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बंदा जो है वर्कर के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा हो। मिनिमम 1 साल का जो है वर्किंग पीरियड होना चाहिए उसका, 42 मंथ का, मतलब उसने काम करना होना चाहिए उस कंपनी में, ठीक है, 1 साल के लिए कम से कम। और मैक्सिमम वेज सेलिंग इज़ फिक्स अप टू ₹25,000, मतलब 25,000 रुपये उसकी जो है मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। एम्प्लॉय मंथली वेजेस जो है 16,000 है, मतलब अगर मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों 25,000 रुपये है और सबसे कम की बात करें तो 16,000 रुपये है। और बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी गिवन 5 टाइम इन द इंटरवल ऑफ 1 ईयर। तो ये जो है 1 साल में एक बार दी जाती है और फिर जो है आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। वर्कर्स फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स आर अपडेटेड ऑन द फैमिली इन्फॉर्मेशन पेज। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको जो है अपनी फैमिली डिटेल्स वगैरह जो है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपडेट वगैरह करते रहना है, ठीक है। अपडेट कर लीजिएगा, सारी जो है इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए। अब नीचे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट डिटेल में ये देखिए मैनेजमेंट नेम, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नाम है। यहाँ पे जो है एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ सैलरी लिखी हुई है, कितनी सैलरी आपको मिलती है, कंपनी को आपने किस समय ज्वाइन किया वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अप्लाइड फॉर में जाएंगे। अब देखिए अब हमें जिस बंदे के लिए अप्लाई करना है उस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अभी देखिए अगर हम सेल्फ़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खुद के लिए, तो हम सेल्फ़ के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे।
अगर हम डॉटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डॉटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो है नीचे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जो है सेल्फ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे सेल्फ का जो है ऑप्शन चूज़ कर रखा है। अब नीचे चलते हैं। लेकिन इनकेस दोस्तों आपको डॉटर के लिए अप्लाई करना है तो फिर जो है आप सिलेक्ट डॉटर कीजिएगा। ठीक है, अभी हम जो है सिर्फ सेल्फ का करके दिखा रहे हैं। अगर आपको दोनों का करना हो तो आप दोनों को जो है ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों के करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एक काम कीजिएगा, एक एक करके जो है दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन इनकेस आ जाती है तो एक एक करके जो है अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब पहले सेल्फ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद जो है फिर डॉटर के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से। अब देखिए, अब जो है हम सेल्फ का जो है ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हमने जो है सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब जो है हम प्रीवियस क्लास में आएंगे। प्रीवियस क्लास में आने के बाद दोस्तों आपने जो अभी रिसेंटली जो क्लास पास की है वो क्लास पास वाला जो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप। सिलेक्ट प्रीवियस क्लास, जो अभी आपने पास आउट की है क्लास वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो हमने जो क्या किया, ग्रेजुएशन लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम सीज़न सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने किस सीज़न में जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो सीज़न हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए नेम ऑफ़ द स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी वो हमें यहाँ पे जो है लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने दोस्तों उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया जिस यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हुए हैं, और हमने जो है फिर अपना रोल नंबर लिख दिया यहाँ पे। जिस रोल नंबर जो हमने अपने एग्ज़ाम टाइम वगैरह लिखा होगा, अपनी क्लास के लिए एक रोल नंबर मिलता है कॉलेज में, वो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो है क्लास फॉर विच स्कॉलरशिप, तो आपको किस क्लास के लिए जो है स्कॉलरशिप चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे क्लास फॉर विच स्कॉलरशिप। तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद सीज़न कौन सा होगा, वो 24 से 25 होगा, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ़ द स्कूल, बोर्ड, तो किस यूनिवर्सिटी में जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो लिख देते हैं। उसके बाद जो है रोल नंबर जो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी में, वो रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने जो है यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया है। अब जो है आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में दोस्तों वर्कर वेजेस स्लिप, यानी कि आपकी जो है सैलरी स्लिप जो है आप यहाँ पे डालोगे। आप दिसंबर की जो भी यहाँ पे लिखा होगा, दिसंबर की, नवंबर की लिख रहा होगा तो नवंबर की, जनवरी की डालनी होगी तो जनवरी की, वो सैलरी स्लिप आप उसकी PDF बनाओगे सैलरी स्लिप की, और उसको यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट पर आओगे दोस्तों। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करोगे, ऊपर जाओगे दोस्तों, ऊपर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ से मिलेगा, तो हम इस पर जो है क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है अपने साइन करने हैं आपको अपने। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। ये जो है आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है, तो देखिए इस पे लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में दर्शाए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। बहकाने या छुपाने के किसी भी स्थिति के मामले में मेरे विरुद्ध जैसा भी मामला हो अपराधी के तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182, धारा 415 से धारा 417 तथा धारा 420 के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड की योजना के अंतर्गत यदि किसी कारणवश देय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को अधिकार देता हूं कि वह मेरी संस्था के माध्यम से अधिक जारी की गई राशि मेरे वेतन से कटौती करके अपनी भरपाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे कि आप जो है इस चीज़ के लिए जो है अपनी सहमति दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद संस्था की ओर से आवेदन पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण पत्र, तो देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने जो है पिता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको जो है आप इस संस्था में कब से काम कर रहे हो वो लिखना है। आप जो है फिर किस पद पर हो वो लिखना है। उसके बाद जो आपको मासिक सैलरी कितनी मिलती है वो लिखना है आपको। इस वाले को आप खाली छोड़ सकते हो। अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपने जो सीनियर हैं उनके जो है साइन करवाने हैं आपको, और जो आपके हायर अथॉरिटी है, और जो है यहाँ पे अपने ऑफिस की मोहर लगवानी है। ठीक है,
उसके बाद इसे आप स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन कर कर एक PDF बना लीजिएगा और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में जो है अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको जो है उस एम्प्लॉय सर्टिफिकेट को जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट में। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, अब आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों आपको जो है मार्कशीट चाहिएगी, डिग्री चाहिएगी, डिप्लोमा चाहिएगी रीसेंट पास का। मतलब ये है कि अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जो है मार्कशीट 10th 12th यानी कि आपने ग्रेजुएशन के लिए आप स्कॉलरशिप जो है आप लगा रहे हो कि आप ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मांग रहे हो, तो आपको जो है 12th की मार्कशीट लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट क्लास की, यानी कि आपने अगर मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट में आपने जो है जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया उसका जो है आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसका जो है आपको PDF बनानी पड़ेगी, उसका फ़ोटो वगैरह खींच के। उसी तरीके से आपको डिग्री के साथ भी करना है, डिग्री के फ़ोटो वगैरह खींच के उसकी PDF बनानी है स्कैन करके। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ है स्टडी कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस सर्टिफिकेट को जो है प्रिंट कर लेना है, इसको भरना है, फिर जो है आपको साइन वगैरह मोहर वगैरह करवानी है, अपने कॉलेज से मोहर वगैरह लगवानी है और साइन करवानी है अपने अथॉरिटी के। उसके बाद उसकी भी PDF बना के जो है आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट में अपलोड करने हैं इन तीनों को, ठीक है। तो एक बार हम आपको स्टडी कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखा देते हैं वो कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों ये बोनाफाइड प्रमाण पत्र है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके का ये बनवा लेना है। अगर आपको कॉलेज से मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉलेज से नहीं भी मिलता है तो आप इसे बाहर से बनवा सकते हैं, ठीक है। आप जो है अपनी तहसील में जाकर इसे बनवा सकते हैं, आप किसी वकील वगैरह के पास जाकर इसे बनवा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से इसे प्रिंट करवा लीजिएगा और ये जो संस्था का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे संस्था का नाम लिखा है यहाँ पे आपको संस्था का नाम लिखना है, संस्था का पता लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल लिखना है, एक डाल सकते हो आप, और वेबसाइट अगर उपलब्ध हो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा, प्रमाण पत्र क्रमांक डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ है, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री या कुमार छात्र छात्रा का नाम, पुत्र पुत्री, पिता का नाम, यहाँ पे आपको पिता का नाम डालना है। हमारे संस्था देखिए संस्थान का नाम लिखना है, यहाँ पे नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं या छात्र छात्रा सत्र शैक्षणिक सत्र जैसे 24-25 में कक्षा कोर्स जैसे BTech कंप्यूटर साइंस 3य वर्ष में अध्ययन कर रही है। इस छात्र छात्रा का प्रवेश दिनांक, प्रवेश की यहाँ पे तारीख लिख देनी है तथा जन्म तिथि, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि लिख देनी है। यह प्रमाण पत्र छात्र छात्रा के निवेदन पर उद्देश्य जैसे छात्रवृत्ति, बैंक खाता, यात्रा रियायत आदि हेतु प्रदान किया जा रहा है। हम उसे उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे उनके प्रधानाचार्य के, संस्थान प्रमुख के, ठीक है। उसके बाद उनका नाम, पता, यहाँ पे पद लिखेंगे। उसके बाद जो है संस्थान की मोहर यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज की मोहर लिखिएगी, यहाँ पे लगाई जाएगी। उसके बाद जो है आप इसे स्कैन कीजिएगा, इसकी PDF बनाइएगा और एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो है अपने बाकी डॉक्यूमेंट के साथ इसे अपलोड कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर, यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल लेना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए उन तीनों के तीनों को, चारों जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की PDF बना लीजिएगा और उन सभी को जो है एक ही PDF के अंदर मर्ज कर लीजिएगा और जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जो है आपको यहाँ पे राशन कार्ड जो है आपको लेटेस्ट जो आपका राशन कार्ड है उसकी PDF बना ली है, स्कैन कर लेना है, उसे PDF बना के यहाँ पे डाल देना है। अगर आप PDF नहीं बना पाते तो आप जो उसकी फ़ोटो खींच के JPG या PNG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों हम जो है सबमिट के एप्लीकेशन ऑप्शन वाले पे क्लिक किया हमने, जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन जो बटन था उस पर हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो है एक अंडरटेकिंग जो है पेज शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस पॉपअप में कि श्रमिक के आश्रित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु अंडरटेकिंग यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी सपुत्र सपुत्री पत्नी दिनांक 8/23 में मैसेज इनसाइड लिमिटेड में प्राइवेट एम्प्लॉय के पद पर कार्यरत हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं पत्र में दर्शाए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक है। तो सीधे सीधे यही कहा गया कि जो भी आपने मतलब अगर कुछ भी भूल चूक या गलती भी होती है
तो आपको जो अमाउंट वगैरह ज़्यादा हो जाती है या कुछ भी होता है तो आपकी अमाउंट वगैरह कट भी सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में दर्शाए गए तथ्य मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ठीक है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। बहकाने या छुपाने की किसी भी स्थिति के मामले में मेरे विरुद्ध जैसा भी मामला हो अपराधी के तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 182, धारा 415, सहज धारा 417 तथा धारा 420 के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड की योजना के अंतर्गत यदि किसी कारणवश व्यय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को अधिकार देता हूं कि वह मेरी संस्था के माध्यम से अधिक जारी की गई राशि मेरे वेतन से कटौती करके अपनी भरपाई कर लेवे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्णतः पढ़कर समझ लिया है तथा मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो अब जो हमने क्लिक कर दिया है, अब जो हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने एक पॉपअप होगा, अंडरटेकिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड। अब जो है आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, आपको स्कीम्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है स्टेटस चेक करने के लिए। तो जैसे आपने स्कीम्स के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है अप्लाइड स्कीम्स। तो यहाँ पे जो है हम अप्लाइड स्कीम्स पे जो है क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने अप्लाइड स्कीम्स पे क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आई है। यहाँ पे हमने जितनी भी स्कीम्स के लिए अप्लाई किया वो सब यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, अब देखिए जो स्कीम आपने अप्लाई किया वो है लास्ट वाली, यहाँ पे अन्नदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस वाली स्कीम के लिए हमने अप्लाई किया। तो हम क्या करेंगे, हम व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है डिटेल्स हो जाएगी। तो हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया, हमारे सामने जो है इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आ गई। यहाँ पे देखिए आपको जो है टाइटल लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, कितने रुपये मिलेंगे, स्कीम लिखी हुई है, यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है बाकी की। ठीक है, अब जो हम नीचे आते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो है स्टेटस एक्सेप्टेड दिखा रहा है। और ये चीज़ दोस्तों एक दिन में नहीं होती है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसमें होने में, कंप्लीट होने में। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, देखिए यहाँ मैनेजमेंट अप्रूवल लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्रूव है। ये क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है अपनी कंपनी में ये आएगा, आपकी कंपनी में आएगा। तो वहाँ पर आपको जो है इसे अप्रूव करवाना होगा अपनी कंपनी में। ठीक है, आपकी कंपनी में जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटस प्रोसेस जो है दिखाएगा और यहाँ पे अप्रूव दिखाएगा। ठीक है, आपकी कंपनी के द्वारा ये अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आगे स्टेप आएगा एक और। उसके बाद दोस्तों आपका जो कंपनी आपकी जो है आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है, अप्रूव कर देती है। उसके बाद वेलफेयर जो है डिपार्टमेंट में जाएगा आपका जो फॉर्म है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन होता है, तो वो ऑब्जेक्शन लिखा आएगा यहाँ पे स्टेटस में, ऑब्जेक्शन लिखा आएगा। यहाँ पे देखिए पिछले मास की वेतन पर्ची, पिछले कक्षा पास करने का सर्टिफिकेट, वर्तमान कक्षा में पढ़ाई जारी रखने का सर्टिफिकेट, प्लीज़ अपलोड सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2024 विद DDDO स्टैम्प एंड सिग्नेचर। वर्कर इज़ वर्किंग इन 2 डिफरेंट मैनेजमेंट्स, प्लीज़ एग्जिट 1। प्लीज़ अपलोड स्टडी कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट ऑफ 24-25। प्लीज़ अपलोड क्लियर सीजन 23-24 ऑल ओरिजिनल मार्कशीट कॉपी विद प्रिंसिपल स्टैम्प एंड सिग्नेचर। तो ये सभी चीज़ें उन्हें चाहिए। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने के लिए। तो ये जो पिछले मास की पर्ची चाहिएगी उन्हें, सैलरी स्लिप वगैरह, आपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं वो ठीक नहीं है, वो भी आपको देने हैं। उनके जो है मार्कशीट वगैरह, प्रिंसिपल स्टैम्प एंड सिग्नेचर चाहिए होंगे आपके क्लियर सीजन 23-24 ओरिजिनल मार्कशीट के ऊपर। तो आपका जो मार्कशीट वगैरह के जो आप PDF बना के भेज रहे हो उस पर जो है आपके प्रिंसिपल वगैरह के सिग्नेचर, स्टैम्प वगैरह ये सब भी चाहिए होंगे। ठीक है, आपकी कंटिन्यू सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको अपलोड करना है, वो अपलोड नहीं किया आपने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने जो है अपलोड कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो सर्टिफिकेट वगैरह ये सब थे वो अपलोड कर दिए थे। फिर जो है कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे, जैसे वर्तमान कक्षा में पढ़ाई जारी रखने का सर्टिफिकेट रह गया था, और जो है कंटिन्यू सर्टिफिकेट रह गया था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्शन आया कि ये 2 सर्टिफिकेट अभी भी रह गए हैं, मतलब उनकी जो स्कैनिंग है वो अच्छे से नहीं हुई, साफ़ होनी चाहिए, जो PDF अपलोड करे वो साफ़ हो। ठीक है, और 200 KB से ज़्यादा ना हो उसका साइज़ PDF का। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों हमें जो है ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। हमने जो है ये डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड किए थे, लेकिन ये फिर दोबारा से ऑब्जेक्शन आ गया क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो साफ़ वगैरह नहीं थे,
ठीक है, तो उसका जो है दोबारा ऑब्जेक्शन आ गया, आप देख सकते हैं 2 बार ऑब्जेक्शन आया है। तो इन ऑब्जेक्शंस का हमें जो है रिप्लाई देना होता है दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पब्लिश ऑन, पब्लिश बाय, व्यू ऑब्जर्वेशन लेटर, देन व्यू एंड देन सबमिटेड ऑन। देखते ये रिप्लाई हमने दिए हुए हैं इस डेट वगैरह को, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने जब अपने सभी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है सबमिट कर दिए ठीक तरीके से अच्छे से, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका जो स्टेटस है वो प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे देखिए द डिटेल फर्निश बाय द एप्लीकेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट वर क्रॉस चेक विद द एस्टेब्लिशमेंट रिकॉर्ड पर्सनली बाय मी एंड द सेम वर फाउंड इन ऑर्डर। द एप्लीकेंट फुलफिल ऑल द requested parameters and it is only application form for availing the benefit under the scheme. The establishment has deposited the contribution in context of the applicant till due date. The recommendation for accepting the application is made and the applicant is entitled to monetary benefit amounting to ₹20,000 only under the scheme. तो जो है 21,000 मिलने थे, लेकिन बंदा कह रहा है कि 20,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत। और देखिए ये इसने स्टेटस को प्रोसेस कर दिया है। अब आगे जो है ये आगे जाएगा ये वेलफेयर में, लेबर वेलफेयर ऑफिस रोहतक में जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो रहा है द एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड एज पर्पस्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है अप्रूव। अब ये देखिए दोस्तों अप्रूव हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ये जो है एडिशनल चार्ज लेबर ऑफिसर हैं, ठीक है, ये वेलफेयर ऑफिसर थे, ठीक है। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया। जैसे ही एडिशनल चार्ज ऑफिसर ने ये अप्रूव किया, उसके बाद देखिए ये एनपीसीआई के पास आया। तो एनपीसीआई ने क्या किया, पेमेंट हैज़ बीन पेड सक्सेसफुली डीबीटी टू बेनिफिशियरी अमाउंट इतने रुपये, मतलब अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर अमाउंट ऑफ ₹20,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखिए ये रुपये जो है जैसे ही एनपीसी के पास आया, ये रुपये जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं हमारे अकाउंट में। आप देखिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इतने स्टेप के बाद जो है आपके रुपये आते हैं और बहुत टाइम लगता है इसमें, आपको ऑब्जेक्शंस वगैरह का भी रिप्लाई देना होता है। तो सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको रुपये मिलते हैं, एनपीसीआई वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। लास्ट स्टेप एनपीसीआई का होता है, वो आपके रुपये जो है आपके बैंक में ट्रांसफ़र करती है। और एक्सेप्टेंस वाला लास्ट कहें तो एडिशनल चार्ज ऑफिसर वेलफेयर का होता है, वो एक्सेप्ट कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। तो आपके जो है एनपीसीआई के पास चला जाता है, वो आपके बैंक में रुपये डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।